फाइनली आवाज आ रही है। फाइनली आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। आज हम यूनिट 1 के ई पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन क्रिटिकल केयर। एथिकल लीगल इश्यूज हर एक जगह पे, हर एक लाइफ के हर एक मोड़ पे, हर एक पॉइंट पे जो है वो हमें कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई एथिकल लीगल इश्यूज जो है वो सामने आते हैं, या हमें एथिकल लीगल इश्यूज का जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है, सेम एज जो है वो क्रिटिकल केयर में भी है। ठीक है, अगर एक क्रिटिकल केयर यूनिट में आपके पास पेशेंट आते हैं, आपके पास जो है वो आपका कांटेक्ट होता है मुख्तलिफ लोगों के साथ। आपका पेशेंट के साथ कांटेक्ट है, आपका पेशेंट के फैमिली के साथ कांटेक्ट है, आपका जो है वो अपनी कलीग के साथ कांटेक्ट है, आपका जो है वो डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट है, पैरामेडिक्स के साथ है, लेबॉर्ट्रीज और फार्मेसी, काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है वो आपका कांटेक्ट, आप जो है वो इन कांटेक्ट आते हो। तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इन कांटेक्ट आते हो, इतने ज़्यादा जो है वो इश्यूज भी बनते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो आपको चीज़ों का जो है वो ध्यान भी रखना पड़ता है। अब एथिकल लीगल इश्यूज तो हाँ, चलो तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या है। ठीक है, तो एथिक्स क्या है? एथिक्स जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, या एक सेट है, ठीक है, वैल्यूज बिलीव्स है, जो कि हमारी मोरल है, या जो हमें एक राइट कंडक्ट बताता है, वो क्या है? वो एथिक्स है, जो कि हमें बताता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपने क्या करना है। ठीक है, एक अगर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, अब ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पे गलत है तो कहीं और भी गलत होगा, या यहाँ पे सही है तो कहीं और भी सही होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या इसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ये चीज़ कैसी है और वो चीज़ कैसी है। ठीक है, तो जो हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है वो क्या है? वो एथिक्स है। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग या क्रिटिकल केयर साइट पे या क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से जो सबसे ज़्यादा है? ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन मेन चीज़ है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले ये इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट, अब इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? क्या कुछ आइडिया है आप लोगों को इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, आप लोग तो ऐसी चुप हो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनसे एक रज़ा, जो हम कहते हैं ना कि एक रज़ामंदी जो है वो उस पर साइन कर लेते हैं, ताकि वो जो है गिविंग इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग कंसेंट। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट में क्या है असल में? सिर्फ हम कंसेंट क्यों नहीं कहते? सिर्फ कंसेंट हम इसलिए नहीं कहते कि हम सिर्फ उनसे जो है वो इजाज़त नहीं लेते, हम उन्हें इन्फॉर्म करके उनसे इजाज़त लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के पास जाना है, वैसे इन्फॉर्म कंसेंट काम फिजिशियन का है, डॉक्टर का है, ठीक है, नर्सिस का नहीं है। लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट में क्या है? इन्फॉर्म कंसेंट में आपने जाके पेशेंट को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है, उसकी बेनिफिट्स और उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं, या पॉसिबल जो कुछ थ्रेट्स वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ बताना होता है उन्हें। ठीक है, और फिर एट लास्ट हम क्या करते हैं? एट लास्ट जो है वो हम उनसे उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर करवाते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास सबूत हो कि पेशेंट ने या पेशेंट की फैमिली ने जो है वो हमें अलाउ किया है कि ट्रीटमेंट के लिए जो है वो हमें अलाउ किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर है विथ होल्डिंग और विदड्रॉलिंग ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, विथ होल्ड या विदड्रॉल जो है वो क्या है असल में? देखिए, क्रिटिकल केयर यूनिट में हम कभी कभार पेशेंट्स को जो है वो किस चीज़ पे रखते हैं? हम कभी कभार पेशेंट्स को रखते हैं सपोर्ट पे। हमें पेशेंट को जो है वो सपोर्ट पे रखना पड़ता है। सपोर्ट का क्या मतलब है? सपोर्ट का ये मतलब है कि अगर वो मेडिसिन बंद हो जाए तो
अगर वो मेडिसिन बंद हो जाए तो पेशेंट्स की जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है, उनके पैरामीटर्स जो है वो गिर सकते हैं, वो हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो सकता है। तो हमें पेशेंट्स को जो है वो मुख्तलिफ मेडिसिन के ऊपर जो है वो रखना पड़ता है, मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ मुख्तलिफ मेडिसिन को एडजस्ट करके उनको जो है वो हम अगर ये कहें कि जिंदा रखना पड़ता तो गलत नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन की बेस पे जो है वो हम सारा कुछ जो है उन्हें मैनेज करते हैं। अब दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, विथ होल्डिंग और विथड्रॉलिंग। जब वो जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बंद करना हो या वो ट्रीटमेंट स्टॉप करना हो तो उसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, विथ होल्ड और विथड्रॉल। विथ होल्ड और विथड्रॉल में क्या है, अगर आप जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट आप स्टार्ट ही नहीं करवा रहे, आप कह रहे हो कि भाई मैंने स्टार्ट ही नहीं करना, इस पेशेंट को ज़रूरत है लेकिन वो पेशेंट कह रहा है कि मुझे नहीं देना, या आप कह रहे हो कि मुझसे जो है वो मैंने नहीं देना, तो क्या ये विथ होल्डिंग है? ये क्या, ये विथ होल्डिंग है, आपने होल्ड कर लिया, ठीक है, आप नहीं देना चाहते, आप स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, आप जो वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो आप स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो वो क्या है, वो विथ होल्डिंग है। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये आता है कि पेशेंट को जो है वो ऑलरेडी आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऑलरेडी आप उसे लाइफ सस्टेनिंग या रिसिसिटेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन बीच में आपको फैमिली या कहे या पेशेंट खुद कहे, ठीक है, या जो है वो पेशेंट तो खैर नहीं कह सकता, अगर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पे तो जाहिर बात है कि फैमिली ने डिसीजन लेना होगा। फैमिली आपको कहे या आप खुद जो है वो ये फील करो कि भाई इस ट्रीटमेंट का जो है वो आगे फ्यूटिलिटी है, आगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, या हम किसी और इशू की बेस पे जो है वो ट्रीटमेंट को रोकना चाहेंगे, तो वो क्या है, वो विड्रॉ, बीच में हमने रोकना है ट्रीटमेंट को, तो वो क्या है, वो विड्रॉल होगा। और अगर आपने स्टार्ट ही नहीं करना, ठीक है, तो क्या होगा, वो विथ होल्ड होगा। मैं आप लोगों को तो इधर एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास दो लाइन, दो पेशेंट्स हैं, ठीक है, लाइन से एक है यहाँ पे, सॉरी, एक, ठीक है, इधर एक मैंने स्टॉप कर लिया, ये क्या, ये विथ होल्डिंग है, स्टॉप नहीं किया क्योंकि आगे से जो है वो पहले से मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना था, मैं कहता हूँ भाई मैंने नहीं करना स्टार्ट, तो ये क्या, ये विथ होल्डिंग है। विदड्रॉइंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक वो चला था, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ भाई मैंने स्टॉप करना है, आगे मैंने और नहीं चलाया, तो ये क्या, ये विदड्रॉल है, ये क्या है, ये विदड्रॉल है, ठीक है। विथ होल्डिंग क्या है, विथ होल्डिंग मैंने एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं करना, ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है, वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, मैं उसे जो है वो स्टॉप करना चाहूँ बीच में, तो ये क्या है, ये विथड्रॉल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, अर्गन इन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, अर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे लिवर ट्रांसप्लांट का या लीवर ट्रांसप्लांट का। अब जो रिसिपिएंट है या जो रिसीवर्स है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आएंगे, काफ़ी सारे लोग आएंगे कि भाई हमें ऑर्गन की ज़रूरत है, हमें टिश्यूज़ की ज़रूरत है, हमें किडनी की ज़रूरत है या हमें लीवर की ज़रूरत है, काफ़ी सारे लोग आपके पास आएंगे, आपके पास एक लिस्ट होगी, उसमें लोग जो वो वेटिंग पे होंगे, लोग वेट कर रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो हमारे मैच का ऑर्गन मिल जाए और हमें जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाए। अब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होता है कि आपके पास मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं सेम रिक्वायरमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन पेशेंट्स हैं, तीनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो तीनों का आर एच फैक्टर, तीनों की कंपेटिबिलिटी वगैरह सेम है, और तीनों को एक ही अर्गन चाहिए, तीनों को ज़रूरत है किडनी की। अब आपके पास सेम उसी रिक्वायरमेंट की या उसी नीड्स बेस या उन नीड्स को फुलफिल करने वाली किडनी आपको मिल गई है, लेकिन आपको एक मिल गई है, आपके पास इधर रेसिपिएंट तीन है और आपके पास किडनी एक है। अब आपने इसे कैसे डिसाइड करना है कि भाई ये किसको आपने ट्रांसप्लांट कराना है, किसको आपने देनी है ये किडनी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है अर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। तो एथिकल लीगल इश्यूज में ये अगर क्रिटिकल केयर के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि आपने किसे जो है वो किडनी देनी है, कौन जो है वो ज़्यादा हकदार है उसका। उसके अलावा जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है क्रिटिकल केयर यूनिट में, क्योंकि क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या है, आप पेशेंट्स अपनी जो
मोस्टली पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट में आते हैं तो वो अनकॉन्शियस होते हैं या सेमी कॉन्शियस होते हैं। ना तो वो अपना डिसीजन खुद ले पाते हैं, ना आप उन्हें जो है वो, तो आपको सारा कुछ जो है वो फैमिली को बताना पड़ता है। अब मे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो जो आप पेशेंट जो है वो उनसे शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन पेशेंट की कंडीशन की वजह से जो है वो आप उनके साथ शेयर कर लेते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बनता है क्रिटिकल केयर यूनिट में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है या पेशेंट की नीड्स बेस पे भी डिपेंडेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी कंट्रोल से बाहर होती है, हम उसे कंट्रोल करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्यूटी पे आया और मेरे पास दो पेशेंट्स हैं, मेरे पास दो पेशेंट्स हैं। ठीक है, एक पेशेंट जो है वो इधर है, ठीक है, और एक इधर है। अब मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया हूँ, ठीक है। अब एक बंदा ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, उसके पास दो पेशेंट्स है। अब इन दोनों पेशेंट्स का सेम राइट है कि इनको मैं सेम टाइम दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों को सेम टाइम दूं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट जो है, तो ये चीज़ें हक तो दोनों का बनता है। लीगली अगर देखा जाए, एथिकली अगर देखा जाए, तो दोनों को मुझे सेम टाइम देना चाहिए क्योंकि मेरे पास सेम पेशेंट्स है, ठीक है। लेकिन उनकी नीड्स के बेस पे हम वो चीज़ें जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि अगर एक बंदे का जो है वो कोई एक पेशेंट सीरियस है या एक पेशेंट की नीड्स ज़्यादा है, तो हम उसी को जो है वो ज़्यादा टाइम देते हैं, दूसरे को कम देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज है, ठीक है, ये यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर ले, ठीक है। इसके अलावा अगर और रिसोर्सेज है, ठीक है, कुछ पेशेंट्स को जो है वो, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि मेडिकेशन के टाइमिंग, हम कहते हैं ये टीडीएस की मेडिकेशन है, ठीक है, हम कहते हैं टीडीएस की मेडिकेशन है। अब ये कब देनी है? 6 बजे देनी है, ठीक है, 12 बजे देनी है या 2 बजे, 12 बजे नहीं, सॉरी, 6 बजे देनी है, 2 बजे देनी है और फिर 6 बजे देनी है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल वार्ड में जो है वो 10 पेशेंट्स हैं। अब इन 10 पेशेंट्स का, हर एक पेशेंट का ये हक बनता है कि उन्हें 6 बजे मेडिसिन मिल जाए। हर एक पेशेंट का ये हक बनता है कि उन्हें 2 बजे मेडिसिन बन जाए, दे दी जाए, ठीक है। और हर एक पेशेंट का हक बनता है कि उन्हें 6 बजे जो है वो मेडिसिन रिसीव हो जाए। कैसा होता है कि हर एक पेशेंट को उसी टाइम मेडिसिन मिलती है? नहीं, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर ही बात है, मैंने 10 लोगों की मेडिसिन करनी है, तो शायद मैं जो है वो आधा घंटा पहले शुरू कर लूँ। तो जो पहला पेशेंट है उनको मैंने कब मेडिसिन दी है? 5:30 पे दी है। जो लास्ट पेशेंट है, शायद शायद जो है वो मैं उन्हें 6:23 पे दे दूँ, या मैं जो है वो 7 बजे जो है वो मेडिसिन दे दूँ, ठीक है। तो वो जो उनके एक रिसोर्सेज, जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कभी इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम वेंटिलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम डिफिब्रिलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी यूज़ कर रहे हैं लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स के लिए, हम IABP यूज़ कर रही है, हम जो है वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स यूज़ कर रही है, इन्वेसिव वेंटिलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बीथिकल इश्यूज आती हैं। क्योंकि कभी कभार जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर के ऊपर आप पेशेंट को डाल रहे हो, तो आपको पेशेंट को जो है वो पैरालाइज करना पड़ता है, ठीक है। आप पेशेंट को जो है वो सिडेशंस देते हो, ठीक है, पेशेंट्स को जो है वो सिडेट रखते हो, जो कि एक मतलब नॉर्मली आप किसी को सिडेट क्यों रखना है? गलत है ना। लेकिन हमें जो है वो उन चीज़ों की वजह से उनकी इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है वो, इनके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी एक एथिकल लीगल एक बहुत बड़ा इशू है, लीगली अगर देखा जाए, एथिकली अगर देखा जाए, ठीक है। ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन क्रिटिकल केयर, और अगर हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उधर की जो है वो रेट, उधर का रेट ज़्यादा है, पेशेंट हमारे पास ज़्यादा है, लोग कम है, ठीक है, तो ये भी एक इशू जो है वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। या तो कोई क्वेश्चन? ठीक है।
नेक्स्ट बायोएथिक्स है। बायोएथिक्स क्या है? बायोएथिक्स एथिकल इश्यूज या वो एथिकल जजमेंट्स जो कि बायोमेडिकल साइंसेज में ली जाती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट केयर के दौरान जो हम एथिक्स यूज़ कर रहे हैं या जो हम डिसीजन एथिक्स के बेस पे ले रही है, ठीक है, या हेल्थ केयर डिलीवरी के दौरान या पब्लिक हेल्थ में, मतलब जहाँ पे हेल्थ और एथिक्स दोनों साथ हो जाते हैं, ठीक है, या जहाँ पे लाइफ और एथिक्स दोनों साथ हो जाते हैं, वो क्या है, वो बायोएथिक्स बन जाते हैं, ठीक है। अब बायोएथिक्स में क्या है? बायोएथिक्स takes into account the difficult and practical reality that arise in the clinical care of the people with an illness। बायोएथिक्स जो है ये बहुत मुश्किल काम है। वैसे पढ़ने में तो ये चीज़ें हम कहते हैं बड़ी इजी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, बस उनकी प्रिंसिपल्स ही पढ़नी है, ठीक है, बेनिफिशंस मेलेफिशंस नॉन मेलेफिशंस ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें क्रिटिकल एरिया में जाके इन चीज़ों को अप्लाई करना, इन चीज़ों को देखना, ये बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कभी कभार जो है वो आप अनइंटेंशनली जो है वो आपसे ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी गलती बंदा कर लेता है जो बाद में अगर हम सोचे तो उन प्रिंसिपल्स को जो है वो हम फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं जो है वो प्रिंसिपल्स हमारी जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। तो बायोएथिक्स या बायोमेडिकल एथिक्स जितनी भी है, ठीक है, ये वो पार्ट है एथिक्स का जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमें जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी इश्यूज है वो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस की है, ठीक है। अब बायोएथिकल प्रिंसिपल्स की जहाँ पे हम बात करें तो कौन कौन से हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चीज़ें वही है, नॉन मेलेफिसेंस है, बेनिफिसेंस है, ऑटोनॉमी है, वेरासिटी है, ठीक है, फिडिलिटी है, जस्टिस है और कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नॉन मेलेफिसेंस क्या है? नेवर हार्म एनीवन, कभी किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना, नॉट टू इंटेंशनली इन्फ्लिक्ट हार्म, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाना उन्हें। दूसरा क्या है? बेनिफिसेंस है। बेनिफिसेंस में क्या? मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज हार्म, ठीक है, आप हार्म को कम कर लो और बेनिफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर लो। ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, रिमूव हार्म और प्रमोट द गुड फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, आपने उसके लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, ठीक है, हार्म नहीं देना। ऑटोनॉमी में क्या है कि आपने उसकी चॉइस का, उसके डिसीजन का जो है वो आपने रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, आपने जो है वो उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना है, आपने उसे चॉइस देनी है कि भाई ये चीज़ है, आप चॉइस कर लो, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, ठीक है। दूसरा क्या है? जस्टिस है। जस्टिस में क्या? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, हेल्थ केयर रिसोर्सेज, जितनी भी आपकी हेल्थ केयर रिसोर्सेज है, जितना भी आपका टाइम है, आपकी रिसोर्सेज है, आपकी जो भी चीज़ें है, उनका जो है वो आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपने जस्टिस करना है, ठीक है। तीसरा अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो वेरासिटी है। वेरासिटी एंड ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ, आपने हर हाल में सच बोलना है। फिडेलिटी टू कीप प्रॉमिसेस एंड फुलफिल कमिटमेंट, ठीक है, अगर आपने पेशेंट को कहा कि मैंने सुबह 6 बजे आके मेडिसिन करने, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 6 बजे से थोड़ा सा पहले जाओ लेकिन बाद में ना जाओ, ठीक है, उसी टाइम जाके जो है वो अपनी प्रॉमिसेस आपने जो कहा है उनसे वो सारी फुलफिल कर लो। और नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, आपको उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी, वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ठीक है, वो सेव रखनी है। यहाँ तक इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ओके, अच्छा। The nurses ethical responsibilities। अब नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकली? द नर्सिंग प्रोफेशन इज गाइडेड बाय द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज विद इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, हमारा एक एसोसिएशन है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, जिन्होंने एक उनके अंदर जो है वो कोड ऑफ एथिक्स है उनके अपने, वो सारी कोड ऑफ एथिक्स जो है एज नर्सिंग प्रोफेशन, एज अ नर्स जो है वो आपने फुलफिल करने, उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। आप लोग एक दफ़ा ये रीड आउट भी कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग एक दफ़ा खुद रीड आउट कर।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द नर्स इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस विद कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरिटेड डिग्निटी वर्थ एंड यूनिकनेस फॉर एवरी इंडिविजुअल अनरिस्ट्रिक्टेड बाय कंसिडरेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। सिंपल जो इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट का वो ये है कि चाहे आपके पास किसी भी डिजीज, किसी भी कल्चर, किसी भी जात पात से बंदा आ जाए, ठीक है, आपके पास पेशेंट आ जाए, आपने उसे एज अ पेशेंट लेना है, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपके लिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, आपके लिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, वो रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इन शॉर्ट ये कहता है कि आपने हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, द नर्स प्राइमरी कमिटमेंट इज टू पेशेंट वेदर इन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। आपका पहला कमिटमेंट, आपका पहला फोकस जो है वो क्या है, वो पेशेंट है। चाहे वो एक पेशेंट, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो एक फैमिली को आप केयर दे रहे हो, चाहे वो एक ग्रुप को केयर दे रहे हो, और चाहे वो आप एक कम्युनिटी को केयर दे रहे हो, जो भी आपका क्लाइंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका क्लाइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, द नर्स प्रमोट, एडवोकेट फॉर एंड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, सेफ्टी एंड राइट ऑफ द पेशेंट। आपने पेशेंट के लिए लड़ना है। सो क्या है, यहाँ पे एडवोकेसी की बात आ रही है। ठीक है, कि आपने फाइट फॉर पेशेंट, आपने अपने पेशेंट के लिए फाइट करना है, उसके लिए एडवोकेट करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे सेफ्टी और उसके राइट्स जो है उसे देनी है। नेक्स्ट क्या है, द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर इंडिविजुअल नर्सिंग प्रैक्टिस एंड डिटरमिन द एप्रोप्रिएट डेलीगेशन ऑफ टास्क कंसिस्टेंट विद द नर्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑप्टिमम पेशेंट केयर। आपने नर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है अपने कामों के लिए। जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल, काम वही लेना है जो जिसके आपके पास स्किल्स है। ठीक है, डिलीगेशन जिसके पास डिलीगेट या अगर आप किसी को कोई टास्क डिलीगेट कर रहे हो तो वो टास्क जो है उन्हें डिलीगेट करना है जिसकी उस बंदे को या जिसको आप डिलीगेट करो उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। The nurse owe the same duty to self as to other, including the responsibility to preserve integrity and safety, to maintain competence and continue personal and professional growth. आपने अपनी लिए जो ड्यूटी लेनी है दूसरों को भी वही ड्यूटी देनी है, काम के हिसाब से नहीं। इस हिसाब से कि आपने भी पेशेंट का ख्याल रखना है, पेशेंट की इंटीग्रिटी का, पेशेंट की सेफ्टी का, विन सारे और कॉम्पिटेंस को आपने भी मेंटेन करना है और दूसरे को भी करना है। क्लाइंट और पेशेंट में क्या फर्क है, क्लाइंट और पेशेंट में ये फर्क है, जो पेशेंट आपने पहले हर जगह जो है वो पहले हर जगह जो है वो पेशेंट वर्ड यूज होता था, अब जो है वो क्लाइंट वर्ड यूज होता है। अब क्लाइंट वर्ड जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, पेशेंट और क्लाइंट में क्या फर्क है, पेशेंट वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एक डिजीज पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास जितने लोग आते हैं वो सारे डिजीज्ड पर्सन नहीं होते, वो सारे जो है वो बीमार नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग जो है वो रूटीन चेकअप के लिए भी आते हैं, कुछ लोग वैसे जो है वो मशवरे करने के लिए आते। तो इसीलिए फिर वो जो पेशेंट वर्ड था उन्होंने क्लाइंट वर्ड में चेंज कर लिया, कि जो लोग हमारे पास हेल्थ केयर में आते हैं वो सारे जो है वो बीमार नहीं होते, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मशवरा लेने या सिर्फ कुछ डिस्कस करने आते। तो इसीलिए जो है उन्होंने पेशेंट को क्लाइंट में चेंज कर लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर क्या है कि सिक्स पॉइंट क्या कहता है, द नर्स पार्टिसिपेट इन एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग हेल्थ केयर एनवायरनमेंट इन कंडीशन फॉर एम्प्लॉय कंडक्टिव to the provision of the quality healthcare and consistent with the value of profession through individual and collective action. नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो क्या करे, वो एक हेल्दी केयर एनवायरनमेंट, हेल्दी हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो है वो स्टेब्लिश करे, वो मेंटेन करे। ठीक है, ताकि एक क्वालिटी जो है वो ऊपर की तरफ जाए, ना कि नीचे की तरफ। The nurse participate in the advancement of the profession through a contribute to practice education, administration and knowledge development. ठीक है, नर्स ने पार्टिसिपेट करना है, अपनी प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, प्रैक्टिस के हिसाब से, एजुकेशन से, प्रैक्टिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से और नॉलेज से। ठीक है, आपने अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। 8 पॉइंट क्या कहते हैं, द नर्स collaborate with other healthcare professional in public and promoting community, national and international effort to meet healthcare needs. आपने बाकी लोगों के साथ जो है वो काम करना है, आपने कम्युनिटी के साथ काम करना है, आपने बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ काम करना है, आपने कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल एफर्ट्स जितनी भी सारी लगानी है और हेल्थ केयर नीड्स जितनी भी वो मीट करनी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एसोसिएशन एंड देयर मेंबर इज रिस्पांसिबल पार्टी आर्टिकुलेटिंग नर्सिंग वैल्यू फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन एंड इट्स प्रैक्टिस एंड फॉर शेपिंग सोशल पॉलिसी।
हमारी अब फॉर नर्सिंग है ना, तो नर्सिंग का पहचान किससे है? नर्स से। अगर हम अच्छे होंगे तो नर्सिंग जो है वो अच्छा होगा, अगर हम बुरे होंगे तो नर्सिंग भी बुरा होगा। ठीक है, तो एसोसिएशंस और उसकी जो मेंबर्स है, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स है, वो एक प्रोफेशन को आगे लेके जा सकते हैं या एक प्रोफेशन को जो वो नीचे। तो हमने क्या करना है एज अ नर्स, हमने क्या करना है, अपने लोगों से मिलके, अपने एसोसिएशन से मिलके जो हमने नर्सिंग को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके। इसमें कोई क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में सारा कुछ बता दिया, 9 पॉइंट्स है, 9 के 9 पॉइंट्स आपको को पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एथिक्स कम्युनिटीज एंड कंसल्टेशन सर्विसेज, मेनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है एथिक्स। अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने ना, यहाँ पे तो खैर इतना नहीं है, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि हर एक, अगर कोई अच्छा हेल्थ केयर सेटअप है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपना एक एथिक कमेटी बोर्ड या एक कंसल्टेशन बोर्ड होता है। Ethical committee are usually multidisciplinary and include representative of various patient care professional। ठीक है, इसमें हर एक बंदा जो है, हर एक डिपार्टमेंट से बंदा होता है, उसमें नर्सिंग वाली भी होती है, उसमें मेडिसिन वाली भी होती है, उसमें सोशल वर्कर्स भी होते हैं, उसमें स्पिरिचुअल केयर वाली भी होते हैं। सारे लोग जो है उसके, उन्होंने एक टीम बनाई होती है, सारे लोग आपस में बैठ के मिल के जो है वो बात करके चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, committee member may also consult at the bedside, providing education, clarification and dialogue necessary to assist decision maker in resolving an ethical problem। ठीक है, कोई भी ethical problem रेज होता है, आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रेज हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर रेज होता है, ठीक है, तो वो जो कमेटी मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स क्या करते हैं, वो जाके उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वो बेड साइड पे भी उन्हें देखती है, ठीक है, जाके बेड साइड पे उन्हें कंसल्ट करती है, उन्हें जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उन्हें चीज़ों को जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है। ठीक है, और वो डायलॉग्स करती है उनके साथ, या डायलॉग्स जो है वो चेंज करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प आउट और हेल्प हेल्प करे। ठीक है, और एथिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में जो है वो हेल्प करता है। मॉडल फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अब एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए एक मॉडल है। ठीक है, गैदर द रिलेवेंट फैक्ट एंड आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स। आपने क्या करना है, कोई भी एथिकल डिसीजन लेना है, एथिकल डिसीजन लेना है आपने, तो आपने सबसे पहले रिलेवेंट जितनी भी फैक्ट्स है वो सारी गैदर कर दें। उसके बाद आपने देखना है कि जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, जो स्टेक होल्डर है, जो एक सरबराह है, वो कौन है। नेक्स्ट आपने देखा है आइडेंटिफाई द एथिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व वेदर इन द प्रोसेस एंड यूज कंसल्टेशन रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट। आपने क्या करना है, अपने एथिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, दूसरों को इस प्रोसेस में आपने इन्वॉल्व करना है, ठीक, और कंसल्टेशन लेनी है अगर जरूरत है तो। एनालाइज द प्रॉब्लम यूजिंग एथिकल प्रिंसिपल एंड रिसोर्सेज। आपके पास जितने एथिकल रिसोर्सेज है, आपके पास जितने एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बेस पे आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। Identify action alternative in light of the ethical principle, choose one and justify the choice। आपने मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स देखने हैं, उनमें से फिर एक को चूज करना है और उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, और एवेलुएट और रिफ्लेक्ट करना है आखिर में। ठीक है, तो इस बॉक्स को भी आप लोग देख लो। ठीक है, अब इस बुक में जितनी बॉक्सेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्सेस से जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखो। यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।
नहीं, कल क्लास में वही पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज के अलावा कुछ डिस्कस तो नहीं हुआ। वो असल में किसी बच्चे को मॉडरेटर लिंक मिल गया था। वो सारी चीज़ें जो है वो कभी आप लोगों की मैसेजेस डिलीट कर रहा था, कभी आप लोगों को डीएक्टिवेट कर रहा था, कभी आप लोगों को जो है वो ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इशू आया था, फिर इस वजह से मैंने लेक्चर ही बंद कर दिया। मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं है। बस सिर्फ वही डिस्कस किया था और कुछ डिस्कस नहीं हुआ था। कॉलेज तो ओपन है, कॉलेज बंद तो नहीं है। कॉलेज ओपन है, आप लोग ये बहुत जल्दी बुला लेंगे इंशाल्लाह।